Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. सर ही नहीं है, किसको बोल रहे? पता नहीं। है यार, है सर तो है। अरे मतलब हाँ मैं क्या हूँ हाँ बेटा। सर नहीं दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे। आवाज आएगी बेटा सर की, दिखेंगे नहीं सर। यस यस सर। दो डिवाइस पास रखकर काम करते हैं ना, तो फिर वो साउंड का चक्कर पड़ता है, इसलिए वीडियो ऑन नहीं रह पाएगा मेरा। चलो, मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? यस सर। और स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? Yes, sir. चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल। पिछले लेक्चर में हम लोग एनर्जी स्टार्ट किए थे एसएचएम में। एक बार मैं उसे पूरा रिपीट कर रहा हूं। बेटा, जब भी कोई बॉडी एसएचएम करती है तो उसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। वेलोसिटी का फार्मूला हमने पुट कर दिया ओमेगा वाला, तो काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये वाला। ठीक है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x²। बेटा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये पैराबोला होता है, पैराबोला परवल है। इसका ग्राफ नीचे बना हुआ है, वो आपको याद करना है। अगर हम वेलोसिटी के टाइम वाला रिलेशन a ओमेगा कॉस ओमेगा t अगर हाफ mv² में पुट कर दें तो बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक दूसरा रिलेशन आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा टाइम के साथ, हाफ m ओमेगा² a² कॉस² ओमेगा t। और बेटा इसका जो ग्राफ है वो ये वाला है, ये भी याद करना है। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू मीन पोजीशन पर होती है x = 0 पर, और बेटा वो मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है, ये आपको दिख रहा है ना, ये भी फार्मूला आपको याद करना है। काइनेटिक एनर्जी के बाद हमारा स्टार्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेटा U = हाफ kx² होता है। x = एक तो x वाला ये डायरेक्ट हमारा रिलेशन आ गया, इक्वेशन, ये भी पैराबोला है, इसका ग्राफ नीचे बना हुआ है, भी दिखाता हूँ। और x = a sin ओमेगा t हम पुट करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ रिलेशन आ जाएगा। तो बच्चों ये वाला ग्राफ तो है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का x के साथ ग्राफ है, और नीचे वाला ग्राफ है स्थितिज ऊर्जा का t के साथ। अधिकतम स्थितिज ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है बेटा वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है, x = +a और -a पर, और u मैक्सिमम इतना होता है, ये देखो ये u मैक्सिमम है। जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यानी कि 0 होगी, और बेटा जहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे चलते हैं। बेटा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बाद अब लिखिएगा आप टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा। बेटा दोनों एनर्जी को सम कर दो,
दोनों एनर्जी को सम कर दो। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम कर दो। तो टोटल एनर्जी को E लिख देते हैं। टोटल एनर्जी होगा बेटा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल K प्लस U। काइनेटिक एनर्जी के दो फार्मूले हैं, एक x वाला दूसरा t वाला। पहले हम दोनों x वाले फार्मूलों को ऐड कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी था बेटा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और बेटा पोटेंशियल एनर्जी था हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। आपके पास ऊपर सारे फार्मूले लिखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। बच्चों दोनों को ऐड करेंगे ना तो x वाला स्टेप कट जाएगा और ये आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यानी कि टोटल एनर्जी हमारी पोजीशन पर, स्थिति पर निर्भर नहीं कर रही, यानी कि कांस्टेंट है। यस, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। कहीं पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो पोटेंशियल मिनिमम होती है, कहीं पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और उन दोनों का योग सम हमेशा नियत रहता है। बच्चों अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दूसरे वाले फार्मूलों को ऐड करें, कौन से वाले, समय वाले, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t, ये तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था, प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था। साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखना बाकी है। बच्चों इसमें से अगर आप हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और बेटा अपन जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बचा, यानी कि वापस से कांस्टेंट आ गया। तो चाहे आप दोनों विस्थापन वाले फार्मूलों को ऐड कर दें या समय वाले फार्मूलों को ऐड कर दें, फाइनल वैल्यू सेम आ रही है और कांस्टेंट आ रही है। तो लास्ट में लिख लेना, एसएचएम कर रहे पिंड की कुल ऊर्जा नियत होती है। ये कॉपी कर लो। अब देखा, यस सर। हाँ ये सब जुगाड़ करने पड़ते हैं। तो लास्ट में लिख देना बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी डूइंग एसएचएम इज ऑलवेज कांस्टेंट। एसएचएम कर रहे पिंड की कुल ऊर्जा नियत होती है। तो बच्चों अगर आप इसका ग्राफ भी बनाएंगे ना तो ग्राफ कांस्टेंट आएगा। ये देखो, अगर हम गतिज ऊर्जा का ग्राफ, वो सॉरी कुल ऊर्जा का ग्राफ बनाए, टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाए,
चाहे यहाँ पर x लो या t लो, कुछ भी लो, टोटल एनर्जी कांस्टेंट आती है, इसलिए ग्राफ भी ऐसा आएगा कांस्टेंट। हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कांस्टेंट ग्राफ आएगा, चाहे विस्थापन के साथ बनाओ या समय के साथ बनाओ। ये मैं आपको पिछले 2 लेक्चर से बताता आ रहा हूँ कि बेटा इस चैप्टर में मैथमेटिक्स थोड़ी ज्यादा है, फार्मूले ज्यादा है। बच्चों अब लिखो औसत ऊर्जाएं, एवरेज एनर्जी। पहले नंबर पर लिखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, औसत गतिज ऊर्जा। बच्चों एवरेज काइनेटिक एनर्जी के भी 2 पार्ट हैं। अब यहाँ भी लफड़ा है। गतिज ऊर्जा का हमारे पास एक विस्थापन के साथ संबंध था और एक समय के साथ, औसत भी 2 आएंगे। पहले लिख रहा हूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी में ए पार्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष औसत गतिज ऊर्जा। और अगर हम गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का औसत मान निकालेंगे समय के सापेक्ष, तो ये आएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। करते रहो बेटा इनको याद बैठकर। 4 एवरेज वैल्यू आएंगी, 2 काइनेटिक एनर्जी, 2 पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन निकालें, विस्थापन के साथ या स्थिति के साथ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो गतिज ऊर्जा का औसत मान आएगा बेटा विस्थापन के साथ, किसी को याद है? ये 1/4 नहीं आता। बताओ बताओ क्या आता है? किसी को भी याद हो या कभी पढ़ा हो तो बता दो यार। सर सर जीरो वन है बाय तो। फालतू की चैटिंग तो बाद में करना, वैसे भी ये सारी पब्लिक हो रही है, मेरी स्क्रीन पर सब दिखाई देता है। लैपटॉप नहीं है मेरे पास समय, इसलिए आंसर लिखो बस। काम की बात चैटिंग में, और कोई बातें नहीं। हाँ बेटा तुम कुछ बोल रहे थे, मैंने टोक दिया, बोलो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी विस्थापन के साथ होता है 1/3 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। देखो अलग आई है वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू से अलग है बेटा, ये याद करना है। इंटीग्रेशन से आती है, अभी नहीं बताऊंगा इंटीग्रेशन में आप लोगों को। अब लिखो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, औसत स्थितिज ऊर्जा। इसके भी 2 वैल्यू लिखनी है। पहला विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बेटा स्थितिज ऊर्जा का औसत मान समय के सापेक्ष 1/4 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ही होता है, जो काइनेटिक एनर्जी का होता था। दोनों सेम होते हैं, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, स्थिति के साथ औसत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो बदल जाती है। ऊपर गतिज ऊर्जा का औसत मान था 1/3 और ये होता है 1/6 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये 4 वैल्यू आपको याद रखनी है। देखो एक साथ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ चारों, ये चारों वैल्यू आपको याद करनी है। बच्चों एक खास बात है, लेकिन अगर आप समय वाली दोनों गतिज दोनों औसत ऊर्जाओं को जोड़ोगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इसको दिखा रहा हूं, इसको और इसको अगर आप ऐड करोगे 1/4 प्लस 1/4 1/2 आएगा।
इसी तरह अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे देखो तो 1/3 प्लस 1/6 भी 1/2 आएगा। यानी कि औसत गतिज ऊर्जा और औसत स्थितिज ऊर्जाओं का योग चाहे हम समय के सापेक्ष ले या स्थिति के सापेक्ष ले बराबर आता है, टाइम के रेस्पेक्ट में और पोजीशन के रेस्पेक्ट में बराबर आता है, और वो आता है 1/2 यानी कि कुल ऊर्जा के बराबर। ये बात नीचे लिखना चाहो तो लिख लो। काइनेटिक एनर्जी टाइम वाला औसत, पोटेंशियल एनर्जी टाइम वाला औसत, ये भी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी विस्थापन वाला और पोटेंशियल एनर्जी विस्थापन वाला, ये दोनों भी मिलकर 1/2 होते हैं। और बच्चों ये वैल्यू टोटल एनर्जी के बराबर है, ध्यान रखना, कुल ऊर्जा के बराबर है ये। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बेटा आप लोगों को देने के लिए। तो ये बहुत सारे वो कर लिए। अब चलिए शुरू हो जाइए, क्वेश्चन कर लेते हैं भैया, क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं मैं। बच्चों मीन पोजीशन से यानी कि माध्य अवस्था से वो विस्थापन बताइए जहां पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर होती है ना। माध्य अवस्था से वह विस्थापन बताइए, एक्स का मान बताना है, जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होती है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसमें सारे बच्चों के जवाब आने चाहिए। जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है वो स्थिति बतानी है आपको। बोलो आंसर बोलो, एक बच्चे का जवाब आया है अभी। ओके, a/√2 आया है, 3 बच्चों का जवाब। पूजा का भी जवाब वही है, a/√2। टिल्लू, मुकेश, मनीष, पूजा, सबका सेम है। सही होगा बेटा, आप लोगों ने एक साथ निकाला है, सबने सही होगा। देखो सॉल्यूशन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है 12 m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसे बराबर कर दो पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला होता है बेटा, ये तो कट गया पूरा। तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर को उधर ले जाओ, 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 का भाग दे दो, x स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लास्ट में x आएगा a/√2। तो बाकी बच्चों ने दिया, जतिंदर ने, भाव्या ने, उदय प्रकाश ने। सही है बेटा, आप लोगों का जवाब सही है, वेरी गुड। पहले प्रश्न था, हल्का प्रश्न था, आसान था, आप लोगों ने फिर भी सही किया, वरना गलत भी कर सकते थे। गलत जवाब नहीं है एक भी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। एक पार्टिकल का टाइम पीरियड 2 सेकंड है और एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है। लिख दूं, पार्टिकल का मास 10 ग्राम है, आवर्तकाल 2 सेकंड है, और आयाम भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मुझे बताओ a/2 पर, x बराबर a/2 पर इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी कितनी होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है बेटा। a/2 का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर का आधा, यानी कि 5 सेंटीमीटर पर।
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों अलग अलग बतानी है। सर टी इज इक्वल्स टू क्या लिखे हैं? 2 सेकेंड है बेटा, 2 सेकेंड। अब बड़ा दिख रहा होगा। नीचे करिए। सीधा सीधा फार्मूला लगा दो बेटा। ओमेगा निकालना पड़ेगा, एम तो दे दिया मैंने। ओमेगा 2 पाई/टी आएगा, यानी कि पाई आएगा, ओमेगा पाई। गतिज ऊर्जा होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा मास दिया है 10 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदल लो। ओमेगा मैंने बताया 2 पाई/टी होता है, तो ओमेगा पाई आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा पाई स्क्वायर। ए का मान, एक काम तुम कर सकते थे, सारी कैलकुलेशन सीजीएस में कर सकते थे, तो आंसर जो आता पहले अर्ग में आता। चलो वो कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, कुछ नया हो जाएगा। तो ग्राम को ग्राम ही रहने दो, किलोग्राम में मत बदलो। तो एम को मैंने ले लिया वही 10 ग्राम, ओमेगा पाई पाई है, और ए का मान अब सेंटीमीटर में ही रखना है बच्चा। हाँ, और एक्स बराबर a/2 है, a/2 5 होगा। पाई स्क्वायर को तुम 10 ले सकते हो, तो पाई स्क्वायर को 10 ले लेते हैं। 100 माइनस 25 यानी कि 75 आएगा। बच्चों एक बार इसको कैलकुलेट करके दो ना, कितना आएगा? 3750 आएगा क्या? भाई गुणा भाग में मेरी सहायता कर दिया करो। बोलो। करेक्ट है सर। करेक्ट है ना? अब बच्चों इसको जूल में बदलना है, तो 10 की घात -7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक अर्ग 10⁻⁻7 जूल होता है, तो 3750 इंटू 10⁻⁻7 जूल। अब -7 थोड़ा ज्यादा दूर चला गया, तो पावर 3.75 इंटू 10⁻⁻4 जूल। ये आंसर आएगा हमारा। और अगर ऑप्शन में अर्ग दे रखा हो तो अर्ग में छोड़ देना। तो अगर आप लोगों ने ये मेरा वाला फाइनल आंसर निकाला है, तो आपकी कैलकुलेशन सही है, वरना बेटा कहीं गलती कर दी। प्रियंका बेटा 37.5 नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते तो 10⁻⁻4 आता ना वहां, और मास को किलोग्राम में करते तो -3 आता, तो -7 ऊपर ही आ जाता अपना। आप लोग थोड़ी सी कैलकुलेशन जहां आती है ना, वहां गड़बड़ कर देते हो। टिल्लो, अभी भी तू आंसर अलग बता रहा है मुझसे, या तो फिर मुझसे कोई गलती हुई है कैलकुलेशन में। सर वो है स्थितिज ऊर्जा। अच्छा तो आगे, अच्छा मैं तो ये भूल ही गया कि स्थिति ऊर्जा भी निकालनी है यार। ओके,
तो स्थितिज ऊर्जा है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे कैलकुलेट करोगे तो 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल आएगा बेटा। अब ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। तो टिल्लू का स्थितिज ऊर्जा का आंसर बिल्कुल सही है। स्थितिज ऊर्जा वाला आंसर बिल्कुल सही है। अब कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक पार्टिकल है ना, उसका मास दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है m है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से लिखी हुई है। देखो ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 1 माइनस कॉस एल्फा एक्स, u बराबर u नॉट 1 माइनस कॉस एल्फा एक्स, और इसका द्रव्यमान m है। अब हमसे कहा है कि आवर्त काल का मान बताइए यदि पिंड के दोलन बहुत छोटे छोटे हैं, है ना। छोटे दोलनों के लिए पिंड का आवर्तकाल बताइए। छोटे दोलनों के लिए पिंड का आवर्तकाल बताइए। इंग्लिश में लिख लो, कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। बच्चों इसका सॉल्यूशन मैं करके बताऊंगा, देखो आप लोग नहीं करोगे। हमें u दे रखा है, तो पहले हम f निकाल लेते हैं। f होता है माइनस du बाई dx। बच्चों ये रिलेशन हम मैकेनिक्स में पढ़े थे, बल और स्थितिज ऊर्जा में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी में पढ़े थे। तो माइनस इधर लिख दो, u नॉट कांस्टेंट है, बाहर लिख दो और अंदर वाले का अवकलन कर दो। 1 का अवकलन 0 होगा, कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा एल्फा एक्स। लेकिन बच्चों एक बार एल्फा से मल्टीप्लाई और करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इंटू एल्फा और आएगा, तो हमारा f आ जाएगा माइनस u नॉट एल्फा साइन एल्फा एक्स। अब बच्चों क्वेश्चन में कहा है दोलन बहुत छोटे छोटे हैं, तो बच्चों स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए छोटे दोलनों के लिए हम, मतलब दोलन बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब x बहुत छोटा है x, तो बेटा जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन एल्फा एक्स को हम ओनली एल्फा एक्स लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है जब एंगल कोण बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो हमारा f आ जाएगा माइनस यू नॉट एल्फा, साइन एल्फा एक्स को भी एल्फा एक्स लिख दो बेटा, तो हमारा बल आ जाएगा माइनस यू नॉट एल्फा स्क्वायर एक्स। बच्चों इसकी तुलना अगर हम f बराबर माइनस के एक्स से करें तो हमारा k आ जाएगा u नॉट एल्फा स्क्वायर, और k हम जानते हैं m ओमेगा स्क्वायर होता है, तो यहां से ओमेगा निकाल लो। ओमेगा आएगा अंडर रूट यू नॉट एल्फा स्क्वायर अपॉन m, और आवर्तकाल होता है बेटा 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो उल्टा कर दो इसे, तो अंडर रूट m अपॉन यू नॉट एल्फा स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बच्चों मैंने क्वेश्चन देने से पहले ही कहा था ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, स्पेशल क्वेश्चन है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन भी मैंने ही आपको बता दिया। यहाँ पर कुछ चीजें अलग होती है बेटा, अलग तरीके से सीखनी होती है। तो पहले u को डिफरेंशिएट करके, अवकलन करके बल निकाला, फिर साइन थीटा को थीटा मानते हुए उसकी वैल्यू रखी, फिर f बराबर माइनस के एक्स से उसकी तुलना कर दी, कंपेयर कर दिया।
आकाश ने आंसर बताया था 2 पाई अंडर m अपॉन u नॉट अल्फा स्क्वायर। वेरी गुड, बिल्कुल सही, शाबाश बेटा, वेरी गुड। चलो बच्चों, हो गए, काफी क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ जाते हैं अब। बच्चों अब SHM के सरल आवर्त गति के एप्लीकेशंस की बारी है, इनके यूजेस की बारी है, उपयोग की बारी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्प्रिंग। स्प्रिंग से जुड़े हुए पिंड की गति, मोशन ऑफ बॉडी अटैच्ड विद स्प्रिंग, है ना। लिखो, मैं इसे लिखता हूं बेटा स्प्रिंग पेंडुलम। मैं इसे स्प्रिंग पेंडुलम लिखता हूं। एक डायग्राम बना रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। बच्चों एक स्प्रिंग है, इससे एक ब्लॉक हमने अटैच कर दिया, और ये ब्लॉक फ्रिक्शनलेस, घर्षणहीन सतह पर रखा है। अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, रिलैक्स्ड पोजीशन में है। स्प्रिंग ना तो खींची हुई है ना दबी हुई है, इसलिए ब्लॉक पर भी बेटा अभी कोई फोर्स नहीं लगेगा, ब्लॉक भी रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर हम इस ब्लॉक को थोड़ा सा बाहर खींचकर छोड़ दें, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है बेटा, अगर मैं ब्लॉक को यहां तक लाकर छोड़ दूं, एक्स खींच दिया मैंने, स्प्रिंग जुड़ी हुई है बेटा, तो अगर ब्लॉक को एक्स खींचोगे बाहर की तरफ और फिर छोड़ोगे तो स्प्रिंग उसे अंदर की ओर खींचेगी। तो इस पर लगने वाला जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल, वो होगा F बराबर माइनस के एक्स, क्योंकि हम जानते हैं माइनस तो इसलिए आया है क्योंकि अंदर की तरफ बल लग रहा है नेगेटिव साइड में, और स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो kx होता है, ये हम पहले से जानते हैं। और बच्चों ये शर्त SHM की होती ही है। तो ये तो क्लियर हो गया, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ कोई अगर पिंड है, स्प्रिंग से कोई बॉडी अगर अटैच्ड है, तो उसका मोशन SHM होगा, ये तो पक्का है, क्योंकि स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है वो बेटा सरल आवर्त गति का ही समीकरण होता है, इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर आ गया F बराबर माइनस के एक्स आ गया, तो आप जानते ही हैं K बराबर m ओमेगा स्क्वायर होता है,
यहां से ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा बराबर √k/m आ जाएगा, और √k/m आने के बाद t निकाल लेंगे ओमेगा के बाद। ओमेगा होता है, सॉरी, t होता है 2 पाई ओमेगा, अपॉन होता है ना बेटा, तो इसको उल्टा करना मत भूलना। ये अपने इस पिंड का आवर्तकाल का फार्मूला आ गया बेटा, ये आ गया इस बॉडी का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो यदि कोई वस्तु स्प्रिंग से जुड़ी है और फिर वह दोलन कर रही है, तो बच्चा उसका जो आवर्तकाल है, उसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, वो एक तो उस बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दूसरी बात, स्प्रिंग नियतांक के, स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर मैं आगे और बहुत सारी चीजें बताऊंगा इसमें। लिखो। बच्चों, अगर ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल होती, इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं। अब एक और सिचुएशन में डिस्कस कर रहा हूं जिसमें स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर है। ये देखो, ये m मास का ब्लॉक एक स्प्रिंग से लटका है और अभी ये साम्य अवस्था में है। बच्चों, पिंड अगर साम्य अवस्था में है, पिंड बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है? बहुत देर से चुप हो, अब थोड़ा सा बोलो। ये पिंड साम्य अवस्था में है, इसका मतलब क्या है? स्प्रिंग खींची है या नहीं खींची? फोर्स बैलेंस है, mg बराबर kx, फोर्स बैलेंस है, खींची हुई है। नेट फोर्स 0 है, तो बच्चों इस पर नीचे की तरफ mg लगेगा और ऊपर की तरफ स्प्रिंग लगाएगी kx, इसे kx नॉट लिख देते हैं। अगर ये बॉडी, अगर ये पिंड साम्य अवस्था में है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स 0 है। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि स्प्रिंग कितनी खींची हुई है। हालांकि ये हमारे किसी काम का नहीं है बेटा, आगे काम नहीं आएगा। सुना आप लोगों ने? kx नॉट बराबर mg आ गया। kx नॉट स्प्रिंग का फोर्स mg को बैलेंस कर रहा है। बच्चों, अब हम इस स्प्रिंग को थोड़ा सा नीचे और खींचकर छोड़ देते हैं। इस वस्तु को नीचे और खींचा x और छोड़ दिया, तो अगर हम इसे नीचे थोड़ा सा और खींचेंगे x और फिर छोड़ेंगे, तो इस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, प्रत्यानयन बल, वो आएगा F इज इक्वल टू -k। माइनस तो लगेगा ही क्योंकि विपरीत दिशा में लग रहा है, लेकिन टोटल खिंचाव कितना है? x प्लस एक्स नॉट। एक्स नॉट पहले से खींचा था और x हमने और खींच दिया, तो स्प्रिंग में कुल खिंचाव आ गया x प्लस एक्स नॉट। और कुल बल निकालना है तो mg भी तो माइनस करना पड़ेगा अभी इसमें से। तो बच्चों आप गौर से देखो,
अंदर ही अंदर kx नॉट और mg आपस में कट जाएंगे और प्रत्यानयन बल जो है वो माइनस kx वापस आ जाएगा, x नॉट कट गया, kx नॉट और mg आपस में बराबर है ना, वो एक दूसरे को काट देंगे, तो माइनस kx प्रत्यानयन बल बचा, तो फिर से SHM की कंडीशन आ गई, फिर से वही ओमेगा आ गया, k बराबर m ओमेगा स्क्वायर आ गया, फिर से ओमेगा निकाल लो रूट k बाई m, और फिर से टाइम पीरियड निकाल लो, सेम आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। इससे ये पता लगता है मेरा बच्चा, चाहे आप दोलन क्षैतिज दिशा में कराओ या ऊर्ध्वाधर दिशा में कराओ, समान आवर्तकाल आता है, सेम टाइम पीरियड आता है, मतलब इसका टाइम पीरियड ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करेगा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेविटी तो पहले से ही निरस्त हो गई, mg तो पहले से ही kx नॉट से बैलेंस हो चुका, वो तो खत्म हो गया, इसलिए किसी प्रकार का ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, आवर्तकाल समान रहता है। यानी कि अगर आप इस पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाओगे ना, मून पर, तो वहां भी सेम टाइम पीरियड आएगा, भले ही वहां चंद्रमा पर मून पर ग्रेविटी अलग है। तुम्हें पता है मून पर ग्रेविटी कितनी है? G/6। एक मिनट चरणजीत तू मत बोलना है, देखते हैं बाकी लोग कुछ जवाब देते नहीं देते, पूरी क्लास चुप रहती है, बस तेरी आवाज आती है और लिखने में मनीष की। तो मून पर ग्रेविटी G/6 होती है, लेकिन आवर्तकाल समान रहेगा, ये लास्ट में लिखा दूंगा, पहले ये ऊपर से कॉपी करते हुए आओ। बच्चों मेरा सिलेबस तो इस संडे को जो टेस्ट होगा उसका आपको बता दिया है, ग्रुप पर सेंड किया है, आप देख लेना। फिजिकल में केवल रिडॉक्स आ रहा है, इनऑर्गेनिक का सिलेबस अभी अगले लेक्चर में आप पूछ लेना सर से, बायोलॉजिकल कल आपको सर बता ही देंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता बेटा, आप लोगों को टीचर डेली पढ़ाते हैं तो आप उनसे रोज पूछ सकते हो, पिछली टेस्ट में भी मैं आपकी देख रहा था, शनिवार तक टेस्ट से एक दिन पहले तक आपको सिलेबस नहीं पता होता, जबकि टीचर, मैं खुद सुनता रहता हूँ टीचर कितनी बार आपको सिलेबस बताते हैं। इसका मतलब बाकी वो लोग जो शनिवार को सिलेबस पूछते हैं ना बेटा, वो कभी क्लास में नहीं आते, इसका मतलब। और मैं भी खुद आपको बोलता रहता हूँ कि अभी जैसे अगले लेक्चर में आरकेसी सर का इनऑर्गेनिक का है, वहां पूछ लेना, सर बता देंगे आपको क्या आ रहा है। और ये काम आज ही कर लो मंडे को, ताकि तैयारी करो। सर ऑर्गेनिक नहीं आएगा? अभी हमने मना थोड़ी ना किया है, अभी हमने मना नहीं किया। ऑर्गेनिक वाले सर नहीं आ रहे तो उनकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, मैं बता दूंगा। बाकी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप सब खुद पूछो। ऑर्गेनिक में आपसे मुझे डिस्कस करना था, ये बताओ अभी जो संडे को टेस्ट हुआ था उसमें ऑर्गेनिक में कहाँ तक आया था? हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। तो एक काम करते हैं ना, इस बार एल्डिहाइड कीटोन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एक और था ना अल्कोहल ईथर, ये सब दे देते हैं। नहीं सर, सब एक साथ मत दीजिए, बहुत सारा हो जाएगा। यस सर।
इस बार तो वैसे ही मान लो 30 क्वेश्चन का पेपर होता है ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत कम आएंगे ऑर्गेनिक के, 10 क्वेश्चन से ज्यादा तो नहीं आएंगे। तो अल्कोहल ईथर ले ले बस। ओके सर। फिर अगले संडे को जो टेस्ट होगा उसमें ले लेंगे वो सब, कार्बोक्सिलिक एसिड और वो सब था ना, क्या क्या था यार, यस फिनॉल सर। ईथर और ये सब। हाँ, अगले टेस्ट में ले लेंगे। इस बार अल्कोहल, रुको यार मुझे देखना पड़ेगा एक बार। एक बार रुको। तो इस बार सिंगल लेते हैं, सिंगल चैप्टर नाम अल्कोहल फिनॉल ईथर, बस यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये इस बार टेस्ट में। अगले टेस्ट का बता देता हूँ, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये भी पिछला भी ले लेंगे, अल्कोहल फिनॉल भी ले लेंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो अब ये बताओ, ये कॉपी हुआ? यस सर। मेरा सिलेबस है, ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है और एसएचएम आ रहा है पूरा। एसएचएम आराम से खत्म हो जाएगा, आज मंडे है, टेंशन मत लो। तो एसएचएम आएगा और एसी आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। रिवीजन इसमें नहीं देते, अगले टेस्ट में रिवीजन देते हैं हम, है ना। तो 3 सब्जेक्ट का डिसाइड हो गया, ऑर्गेनिक डिसाइड हो गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर है, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, रिडॉक्स आ रहा है, मेरा हो गया। अब आगे पढ़ाई करते हो। तो बच्चों मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, आप चाहे दोलन को क्षैतिज धरातल पर कराओ या ऊर्ध्वाधर दिशा में कराओ या नत्तल पर कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो एक डायग्राम और बना देता हूं मैं। ये कोई इंक्लाइन प्लेन है थीटा एंगल का, और यहां पर आप एक स्प्रिंग लगा दो, ये लो, और उस स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच कर दो, ये लो। तो बच्चों ये ब्लॉक जब एसएचएम करेगा तो इसका भी आवर्तकाल टाइम पीरियड सेम आएगा, यही वाला। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात लिखो, लिखो, इंपॉर्टेंट है, लिखो। स्प्रिंग से जुड़े हुए पिंड का आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ बॉडी अटैच्ड विद स्प्रिंग, स्प्रिंग से जुड़े हुए पिंड का आवर्तकाल केवल उसके द्रव्यमान तथा स्प्रिंग नियतांक पर निर्भर करता है, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता। उसके द्रव्यमान तथा स्प्रिंग नियतांक पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी जी पर निर्भर नहीं करता, है ना। इंग्लिश में लिख लो, टाइम पीरियड ऑफ बॉडी अटैच्ड विद स्प्रिंग ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, only depends on its mass and spring constant, does not depend on gravity small g। ठीक है, इसलिए आप कहीं भी ले जाओ, चाहे लिफ्ट में ले जाओ, नत्तल पर करा दो, चंद्रमा पर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, सैटेलाइट के अंदर करा लो, वहां भी सेम आवर्तकाल आएगा, समान आवर्तकाल आता है। बच्चों अब है ना, आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन स्प्रिंग के लिए देनी है, लिखो स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट लिखो। आप जानते हैं किसी स्प्रिंग को अगर आप खींचकर उसकी लंबाई बढ़ाओगे तो उसका स्प्रिंग नियतांक नहीं बदलता। किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने से उसका के नहीं बदलता, वो कांस्टेंट होता है। परंतु
अगर हम किसी स्प्रिंग को काट दें, कट, तो उसका के बदल जाता है। आप में से किसी बच्चे को पता है वो रिलेशन क्या होता है लंबाई के साथ? बेटा ये तो सरल वाला आवर्तकाल बता दिया आपने, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। मैं पूछ रहा हूँ स्प्रिंग नियतांक का उसकी लंबाई के साथ रिलेशन पता है क्या? पानी का है बेटा? डायरेक्टली डिपेंड एल को अदा करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी कम होगा। चरणजीत अल्टीमेट तू ही बोला, पूरी क्लास नहीं बोली है ना। किसी भी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख लो, किसी भी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। यानी कि किसी स्प्रिंग को काटकर अगर हम उसकी लंबाई आधी कर देंगे तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। समझे? यदि हम किसी स्प्रिंग को काटकर उसकी लंबाई को आधा कर दें तो उसका स्प्रिंग नियतांक के डबल हो जाएगा। अगर हम किसी स्प्रिंग को 1/3 कर दें लंबाई तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो। एक स्प्रिंग का नियतांक के है, पहले स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है। हमने उस स्प्रिंग को 2 भागों में बांट दिया जिनकी लंबाइयां 2:3 में है। एक स्प्रिंग है उसका कांस्टेंट के है, उसको हमने 2 पार्ट में कट कर दिया, उन दोनों पार्ट का जो लेंथ है उसका रेशियो है 2/3। तो मुझे बताओ अब इन दोनों टुकड़ों का अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 कितना आएगा? के की टर्म्स में आंसर देना है, के पदों में। थ्री बाई फाइव और 2/5 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेंथ को कम करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट उल्टा बढ़ेगा, के से ज्यादा आना चाहिए आंसर। इसलिए चरणजीत तुम्हारा आंसर गलत है, और इसका भी, मनीष का भी। भावना का आंसर मुझे सही लग रहा है। फाइव बाई टू और 5/3, ये आंसर सही है। गरिमा का भी उल्टा हो गया। बेटा अब तो मैंने आपको सही आंसर बता दिया, तो ये गलत वाला मत लिखो।
बल्कि सही वाला निकालने की कोशिश करो। K1 आएगा 5/2K और K2 आएगा 5/3K। 5/2K और 5/3K ये आंसर आएंगे दोनों, क्योंकि हम जानते हैं लेंथ को कम करने से स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता है बेटा। तो एक से कम तो आ ही नहीं सकता, K से कम तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लेंथ कम कर रहे हैं ना, दोनों टुकड़ों की लेंथ कम है मेन स्प्रिंग से। अब ये कैसे आया मैं निकाल कर दिखाता हूँ। बच्चों एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं जो हमारा स्प्रिंग है पूरा उसका लेंथ L है। बच्चों L लेंथ को 2:3 में बांटना है, तो पहली स्प्रिंग का लेंथ हो जाएगा 2L/5 और दूसरी स्प्रिंग का लेंथ, दूसरे टुकड़े का लेंथ हो जाएगा 3L/5। आ गए ना, देखो 2:3 में आ गए और कुल लंबाई L हो गई। जोड़ लो इन दोनों को, L आएगा जोड़ने पर। अब बच्चों हम जानते हैं किसी भी स्प्रिंग के लिए, इधर देखो ध्यान से देखो, किसी भी स्प्रिंग का कांस्टेंट और उसकी लेंथ K और L हमेशा सेम रहता है। तो हम देखो पहली टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू पहले टुकड़े की लेंथ बराबर कर दो पूरी स्प्रिंग का कांस्टेंट इनटू पूरी स्प्रिंग की लेंथ। L1 की वैल्यू रख दो 2L/5, L कट जाएगा, K1 आएगा 5/2K। एक आंसर तो ये आ गया। इसी प्रकार दूसरे टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू दूसरे टुकड़े की लेंथ को टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू टोटल लेंथ के बराबर कर दो और L2 लिख दो। L2 कितना है 3L/5। L यहां भी कट गया और K2 आ गया बेटा 5K/3। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। ऐसे करते हैं, लिख लो आप इसको सॉल्यूशन को। किसकी भैंस बोल रही है भाई? तुकाराम साहू। अब लिखो बेटा स्प्रिंगों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। जैसे हमने प्रतिरोधों का संयोजन किया था, संधारित्रों का संयोजन किया था, उसी तरह यहाँ स्प्रिंगों का संयोजन करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। अब इसके दो पार्ट है। पहला पैरेलल, समांतर क्रम संयोजन। बच्चों अगर दो स्प्रिंग्स को हम पैरेलल में लगा दें, जैसे मान लो एक स्प्रिंग यहाँ है, दूसरी स्प्रिंग यहाँ है, और नीचे एक बॉडी अटैच कर दें,
ये m द्रव्यमान की वस्तु है, इस स्प्रिंग का नियतांक K1 है, इसका K2 है। बच्चों अगर हम इस स्प्रिंग को थोड़ा सा नीचे खींचकर छोड़ दें साम्यावस्था से, तो दोनों स्प्रिंग इसे एक साथ ऊपर खींचेंगी, दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा, K1 प्लस K2, K1x प्लस K2x समान दिशा में आएगी। दोनों स्प्रिंग नीचे खींचेगी तो दोनों स्प्रिंग ऊपर बल लगाएंगी। तो बच्चों K इक्विवेलेंट तुल्य स्प्रिंग नियतांक समांतर क्रम में K1 प्लस K2 होता है, ध्यान रखिएगा। अब इस पिंड का आवर्तकाल आएगा 2 पाई रूट m बाई K, और K की जगह हम K1 प्लस K2 लिख देंगे, बस हो गया काम। तो ये होता है समांतर क्रम संयोजन, लिख लो इसे। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य स्प्रिंग नियतांक इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2 होता है, क्योंकि दोनों का फोर्स ऐड हो गया था। इसके बाद लिखो बेटा पैरेलल। अच्छा एक चीज रुको। देखो डायग्राम देखने में हमेशा इसी तरह का हो ये जरूरी नहीं है। मैं आपको एक और डायग्राम बना रहा हूं जिसमें आपको एकदम से देखने पर पैरेलल नजर नहीं आएगा, पर वो पैरेलल है। देखो ये एक स्प्रिंग बनाई, बीच में ये बॉडी लगा दी मैंने, फिर यहाँ दूसरी स्प्रिंग लगा दी, फिर यहाँ सपोर्ट लगा दिया। बच्चों ये भी समांतर क्रम संयोजन है। देखने में दोनों स्प्रिंग पैरेलल में नजर नहीं आ रही है, ऐसा नहीं लग रहा, देखने में ऐसा नहीं लग रहा, परंतु है। अगर आप में से कोई बता सकता है तो बता दो। डिस्प्लेसमेंट सेम होगा ना, इधर इधर कोई फोर्स। एक मिनट चरणजीत, आप रुक जाइए, मैं आपको 2 बार मना किया अभी। सर दोनों पे फोर्स इक्वल लग रहा है और मास एक ही मास से जुड़े हुए हैं इसलिए। बेटा एक ही मास से तो श्रेणी क्रम में भी जुड़े होंगे, आगे 2 सर, द्रव्यमान थोड़ी ना। गलत जवाब। सर अलग अलग बल हो सकते हैं लेकिन उसकी लंबाई तो सेम रहेगी ना। गलत जवाब। सर K1 और K2 सर। सेम है सर। एक एक करके बोलो बेटा, एक एक करके। हाँ दुर्गेश दोबारा बोलो। सर उसमें बल अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उसकी लंबाई खींचने के बाद तो समान रहेगी ना दोनों। नहीं ये जवाब सही नहीं है। एक बच्चा और बोला था, वो बीच में लड़की बोल गई। हेलो सर, K1 और K2 सेम सर। होंगे ना? K1 K2 सेम होंगे। K1 K2 या कुछ और बोलना चाह रहे हो? सर। हाँ बोलो सर। सोनम। सर सोनम बोलो। वहां पे जो m द्रव्यमान का पिंड है वो जंक्शन का कार्य करेगा, तो K1 और K2 जो पैरेलल में हो जाएगा। सत्यनारायण की कथा तो सुना दी, काम का कुछ नहीं बोला। नहीं बेटा, कोई मतलब ही नहीं निकला आपकी बात का। सर दोनों का स्प्रिंग नियतांक। सेंटेंस पूरा करो। सर जब क्या बोलते एक मिनट हैं। रुक जा, अभी उस लड़के का सेंटेंस अधूरा है, उसको पूरा करने दो। हेलो सर, दोनों का स्प्रिंग नियतांक सेम रहेगा ना? दोनों का स्प्रिंग नियतांक क्या रहेगा? समान रहेगा। नहीं, K1 K2 अलग अलग है, मैंने कब कहा समान है? गलत जवाब। सर सर लंबाई सेम है तो बल समान है किंतु प्रत्यानयन बल अलग अलग होगा।
तो प्रत्यानयन बल अलग अलग होने से समांतर क्रम कहाँ हो गया बेटा? आप जानते हैं, आपको मैंने अभी अभी जो एक्सप्लेन किया उसमें कहां से शुरू किया था? यहां से। दोनों का फोर्स ऐड हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। समांतर क्रम संयोजन वो कहलाता है जब दोनों स्प्रिंग मिलकर समान दिशा में बल लगाएं। बल का मान समान होना जरूरी नहीं है, दिशा समान होना जरूरी है। आप देखो, अगर आप इस पिंड को थोड़ा सा लेफ्ट राइट में खिसका दोगे, थोड़ा सा दाईं ओर विस्थापित करके छोड़ दोगे, तो पहली स्प्रिंग K1 खींचेगी, उसकी लंबाई बढ़ेगी, तो उसका प्रत्यानयन बल होगा लेफ्ट साइड में, और K2 दूसरी स्प्रिंग दबेगी, उसका भी प्रत्यानयन बल लेफ्ट साइड में ही होगा। यानी कि दोनों स्प्रिंग्स का जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो सेम आएगा, दोनों स्प्रिंग का फोर्स जुड़ जाएगा, K1 प्लस K2। इसलिए यहां भी वही K आएगा जो ऊपर आया था, ये है कारण। तो बेटा कोई बच्चा बोल रहा था स्प्रिंग नियतांक बराबर हो, बिल्कुल नहीं, K1 K2 अलग अलग हो सकते हैं। किसी बच्चे ने बोला कि इस दोनों के बल बराबर हो, बेटा बराबर बल नहीं, बल तो अलग अलग हो सकते हैं दोनों स्प्रिंग के, पर दोनों की दिशा समान होना जरूरी है। तो आप चाहो तो लिख लो, है ना, दो स्प्रिंग पैरेलल में तब कहलाती हैं जब दोनों के बल, प्रत्यानयन बल समान दिशा में हो। तो दोनों के फोर्स ऐड होने चाहिए, दोनों के फोर्स जुड़ने चाहिए, तब होता है। लेकिन चलो, आप लोगों ने बोलने की कोशिश की, वो एक अच्छी बात है। अब लिखो बेटा सीरीज, श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में तो बेटा डायग्राम एक ही जैसा बनता है, एक स्प्रिंग लगा दो, फिर दूसरी स्प्रिंग लगा दो, और फिर पिंड लगा दो। जैसे एक स्प्रिंग यहां तक आ गई, खत्म हो गई पहली स्प्रिंग, यहां से दूसरी शुरू हुई, दूसरी यहां खत्म हो गई, यहां पर कोई वस्तु लगा दो लास्ट में, बस। तो ये m मास की बॉडी को अटैच किया हमने, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, ये K2 है, दोनों श्रेणी क्रम में है, दिख रहा है। अब m को खींच कर छोड़ो, दोनों का बल लगेगा, लेकिन दोनों का बल जुड़ेगा नहीं, बल जुड़ता नहीं है श्रेणी क्रम में, क्योंकि अंतिम बल तो K2 ही लगा रहा है, K1 तो K2 पर बल लगा रहा है। पहली स्प्रिंग दूसरी को खींच रही है, दूसरी स्प्रिंग पिंड को खींच रही है, तो दोनों के बल जुड़ेंगे नहीं। तो बच्चों यहाँ पर 1/K आता है, 1/K1 प्लस 1/K2। श्रेणी क्रम में K इक्विवेलेंट ऐसे निकलता है, ध्यान रखना। और यहां से K निकालकर फिर T बराबर 2π√m/K में रख देना, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो इस फार्मूले में K की वैल्यू रख देना, तो आपका टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल आ जाएगा। और अगर दूसरी स्प्रिंग के बाद तीसरी स्प्रिंग श्रेणी क्रम में और होती तो प्लस 1/K3 कर देते हम। तो बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन में डायग्राम का कोई लफड़ा नहीं है, वहां पर एक ही तरह का डायग्राम होता है, एक स्प्रिंग मिलेगी, उसके आगे दूसरी मिलेगी, फिर लास्ट में आपको बॉडी अटैच मिलेगी, पिंड मिलेगा। लेकिन समांतर क्रम में जरूर चक्कर होता है, जैसे मैंने डायग्राम आपको दो डायग्राम दिखाए। तो बस समांतर क्रम में ये याद रखो, अगर दोनों स्प्रिंग एक साथ पिंड को खींच रही है अपनी ओर, दोनों के बल अगर जुड़ रहे हैं, तो फिर वो समांतर क्रम हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी कुछ टाइम तो बाकी है।
अगर हम एक स्प्रिंग को पहले अटैच करें ऐसे, फिर यहाँ पर 2 स्प्रिंग और अटैच कर दें ऐसे, फिर यहाँ पर कोई वस्तु लगा दें m मास की, बच्चों इसका स्प्रिंग नियतांक 2k है, इसका 3k है और ऊपर वाले का 5k है। तो इस पिंड का आवर्त काल बताओ। अब ये गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एकदम आसान, इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता स्प्रिंगों के संयोजन में। ठीक है मनीष, और बच्चों को बताने दो। हाँ जी, भावना 2π√2m/5, ठीक है। मनीष बोला है, राहुल 2π√2m/5। हाँ बेटा, के लिखना भूल गए आप नीचे, पर मैं समझ गया, ठीक है। चरण जी ठीक है। प्रियंका 2π√2m/5, हाँ के लिखना भूल रहे हैं आप लोग। गरिमा बेटा आपका गलत है, राहुल सही है। रागिनी 2π√2m/5, हाँ के लिखना सब लोग भूल रहे हैं बेटा, के भी तो लिखो। 2π√m/2.5 सही है। तो देखो नीचे वाली दोनों स्प्रिंग है पैरेलल में, उनका 2k 3k जुड़कर 5 हो जाएगा। पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ते हैं बेटा, ध्यान रखिए। तो नीचे वाली दोनों स्प्रिंग 2k और 3k 5k हो गए। अब ऊपर वाला 5k और नीचे वाला 5k पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में, और सीरीज में होता है 1/k, 1 + 1/k2। तो ये 5k सीरीज में 5k/2 आ जाएगा, और टाइम पीरियड आएगा 2π√m/k इक्विवेलेंट। तो 5k/2 और 2 चला जाएगा बेटा ऊपर। तो आप लोगों का आंसर सही था ज्यादातर बच्चों का। और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अभी बेटा, स्प्रिंग तो शुरू ही हुआ है, स्प्रिंग काफी बड़ा टॉपिक है, अभी तो इसकी हमने से थ्योरी पढ़ी है, तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर थोड़ा लंबा है, आराम से करेंगे। तो आज हम यहीं छोड़ते हैं। टेस्ट का सिलेबस आप टीचर से पूछ लो बेटा, 2 टीचर से और पूछना है, इनऑर्गेनिक वाले सर और बायो वाले सर, बाकी मैंने बताया। ठीक है बेटा, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय बाय। बाय बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।